मोहब्बत भी करते हैं, गम खाए भी जाते हैं, गुनाह करते भी जाते हैं, सजा पाए भी जाते हैं, और उसी ने हमको चमकाया जिसने बर्बाद कर डाला। वफा पर नाज भी करते हैं और पछताए भी जाते हैं। अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं, आपके पति जिम्मेदार हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, लेकिन आपको एक शिकायत रहती है कि आपको पर्याप्त इज्जत तो मिलती है, लेकिन वो जो एक स्पेशल फील होती है कि जिसमें आप वैल्यू फील करते हैं कि मैं ख़ास हूँ, जैसे कि स्टेटस लगाना, साथ में फ़ोटोज़ खींचना और सोशल मीडिया पर जो एक्सपोज़र होता है, आपकी चाहत वो भी है, लेकिन आपको अपने पति से वो सब नहीं मिलता। और उसकी इस कमी को कोई अन्य पुरुष ये कहकर पूरा करता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूँ, अपने बच्चों को छोड़ दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सिर्फ मेरी बन के रहो। और इस भ्रम में आप अपने जीवन को दांव पे लगाने की चाहत में हैं कि उस व्यक्ति के तरफ से आपको स्पेशल फील मिल रही है, तो सावधान और सतर्क रहें और बिना देरी के इस कहानी को पूरा देखें, इससे पहले कि आप इन भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय लें और फिर इस गलत निर्णय से उसकी कीमत आजीवन आपको सिर्फ पश्चाताप में भुगतनी पड़े। कल मेरा शाम से मन बहुत भारी था। कल एक बहुत अच्छा एक ग्रैंड इवेंट था, जहां शहर की जानी मानी महिलाएं जो तन्मयता से सोसाइटी को सर्व करके अपना काम कर रही हैं, तो उसमें ही एक मैम है जो निःशुल्क, जो बच्चियां ज़रूरतमंद हैं, महिलाएं, लड़कियां, उनको वो हाथ का हुनर देती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाती हैं, ब्यूटी सैलून का काम सिखाती हैं और उनको तैयार करती हैं। अच्छा, होता यह था कि हमेशा उनसे मेरी जो भी मुलाकात होती थी तो इवेंट में होती थी, और वो हमेशा मुझे बुलाती थी कि दीप्ति कभी आओ सेंटर, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा सबसे मिलके। और मैं हमेशा ही कहती थी कि अगली बार। लेकिन कल एक इत्तेफाक ऐसा था कि जहां इवेंट था उसके पास में ही 5 मिनट की दूरी पे ही मैम का सेंटर था। तो उन्होंने क्लियर कहा कि आज शाम की चाय पीकर तुम यहाँ से निकलोगी। मैं भी उनके साथ गई। जब मैं वहाँ सेंटर पहुंची तो जो बहन पानी लेके आई, उन्हें देखकर मैम को याद आया कि दीप्ति, एक तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम और करना है। मैंने कहा आप बताएं। तो उन्होंने बताया कि जो बहन पानी लेके आई थी उसका नाम लेके, कि ये भावनाओं में बहकर ऐसी मूर्खता भरा काम करके बैठी है। मैं चाहती हूँ कि इसकी कहानी तुम्हारे चैनल के माध्यम से लाखों बहनों तक पहुँचे, जो आजकल सोशल मीडिया के इस इन्फ्लुएंस में इतनी पागल हो रही हैं कि जो दिखावा कर रहा है उसके प्यार में और जो जिम्मेदारी ले रहा है उसके प्यार में अंतर नहीं समझ पा रही हैं और अपने परिवार को दांव पे लगा कर बैठी हैं। मैंने कहा कि अगर ये बहन चाहेंगी तो डेफिनेटली मैं वो कहानी अपने चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहूँगी। उसके बाद मैम ने हम दोनों को पर्याप्त समय दिया, चाय मेरे पास पहुँचा दी गई और इत्मीनान से मैंने उस बहन की पूरी कहानी सुनना चाहा। जैसे ही वो बहन अपनी कहानी शुरू करने ही वाली थी, वो फूट फूट के रोने लगी और उसने बताया कि छोटी उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी। इंटर के बाद यानी 12th के बाद वो कुछ हुनर लेना चाहती थी, वो ब्यूटी सैलून का काम सीखना चाहती थी, लेकिन पेरेंट्स ने कह दिया कि अब जो सीखना शादी के बाद सीखना। उन्होंने बताया कि 18 साल भी मेरी उम्र नहीं थी, उससे पहले मेरी शादी हो गई थी, और जब मैं ससुराल आई तो घर परिवार की जिम्मेदारी और बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सपना मेरा अधूरा रह जाएगा। फिर एक दिन हिम्मत करके 2 बच्चों के बाद मैंने ये सपना अपने पति से साझा किया। उन्होंने मेरे इस सपने का सम्मान रखा और उन्होंने मुझे पास में ही एक सेंटर था, वहाँ से सैलून का पूरा जो कोर्स था वो कराया। उसके बाद एक छोटा सा सैलून मैंने अपने घर में ही शुरू कर दिया। खूब लगन से मैं काम करती, और जब सीज़न में काम ज़्यादा होता तो मेरे पति जिम्मेदारी के साथ घर के छोटे बड़े कामों में भी मेरा हाथ बटाया करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे भीतर एक शिकायत हमेशा से रहती थी कि मुझे वो स्पेशल फील उनसे कभी नहीं मिली। उन्होंने कभी मेरे स्टेटस नहीं लगाए, सोशल मीडिया पर उनका तो कोई अकाउंट था ही नहीं, लेकिन वो फोटोज़ भी नहीं खिंचाते थे। और मैं अपनी बहनों को देखती थी और मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती थी, तो मुझे लगता था कि काश ये फील मुझे भी मिलती। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसी कॉलोनी में एक फैमिली थी जिसमें हस्बैंड, भाई, वाइफ और 2 बच्चे। तो वो परिवार के साथ उनकी अंतरंगता हो गई और उन लोगों के बीच इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था, एक परिवार जैसा। तो वो दुख सुख में हमेशा तैयार रहते थे एक दूसरे के लिए। उस बहन ने ये बताया कि इत्तेफाकन उसका बर्थडे
और उनकी एनिवर्सरी एक ही दिन आया करती थी। और बातों बातों में उनके बेटे ने एक बार उस फैमिली को ये बताया कि कल मेरे मम्मा पापा की एनिवर्सरी और मम्मा का बर्थडे है। ये बात जब उस फैमिली को पता चला तो जो साहब थे वो बड़े शौकीन थे फोटोज के, और ये रील उनको बड़ा शौक था, उनके सोशल मीडिया पर हर जगह अकाउंट थे। तो उन्होंने पहली बार अपना स्टेटस में उनके हस्बैंड की और ये जो बहन थी उनकी एनिवर्सरी की उनको विश किया, बहन के बहुत सारे फोटोज सिंगल लगाए और बर्थडे विश किया। और फिर से वो बहन ये कहते हुए रोने लगी कि वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि वो फील ऐसी थी कि इससे पहले मैंने इतना स्पेशल कभी महसूस ही नहीं किया था, क्योंकि मेरे ना परिवार में, मतलब ना मायके पक्ष में ना मेरे ससुराल पक्ष में कभी मुझे किसी ने ये फील नहीं दी थी। मेरे लिए कभी किसी ने स्टेटस नहीं लगाया था। ये पहला परिवार था जिसने मुझे ऐसा फील कराया। उसके बाद बैक टू बैक 2-3 इवेंट्स ऐसे पड़े जिसमें उनका परिवार का दोनों का साथ में मिलना हुआ, और तभी भी ग्रुप फोटोज हुए। तो जब वो ग्रुप फोटोज मेरे व्हाट्सएप पे आए तो मैंने अपने इस दबे हुए इमोशन को एक्सप्रेस करते हुए उन्हें बताया कि आज जो स्पेशल फील मुझे मिली है वो आपसे मिली है, आज से पहले मुझे कभी भी ये फील किसी से नहीं मिली। और इस बात को उन्होंने ऐसा नोट किया कि उसके बाद कोई ऐसा छोटा मौका नहीं जाता था कि जब वो मुझे स्पेशल फील कराने से चुके हों। अब वो जब घर आते तो मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या खाने में अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को क्या अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीज़ों का वो ध्यान रखते, और देखते देखते वो बच्चों के भी फेवरेट अंकल बन गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड मुझ पे इतना भरोसा करते थे कि कभी वो मेरा फ़ोन चेक नहीं करते थे, और ऐसा होता कि 9 बजे उनका आने का समय होता था, उससे पहले मेरी कॉल्स पे बात हो जाती थी, मेरे चैट्स हो जाती थी, और मैं वो सारा डिटेल्स थी चैट्स और कॉल्स की वो मैं डिलीट कर देती थी। इत्तेफाकन एक दिन वो जल्दी आ गए और 6:30-7 बजे का समय था, मैं खाना बना रही थी और मेरे हस्बैंड बेडरूम में बैठे थे और टीवी देख रहे थे और फ़ोन चार्जिंग पे लगा था। अब मुझे भी ध्यान नहीं रहा, बोली कि मैं खाना बना रही थी और उस पे लगातार मैसेजेस पे मैसेजेस आए जा रहे थे, बीप टोन बजी जा रही थी। मेरे हस्बैंड ने 1-2 बार तो इग्नोर किया, लेकिन बार बार जब बीप टोन बज रही थी तो उन्होंने देखा कि भाई किसके मैसेजेस आए जा रहे हैं। तो जब वो मैसेजेस उन्होंने पढ़े तो घर में बहुत कहा-सुनी हुई। तो मैंने अपनी गलती मानने के बजाय ये बात उन पर डाल दी कि ये सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने मुझे कभी स्पेशल फील नहीं कराया, इस वजह से मेरा एक जो इमोशनल अटैचमेंट है वहाँ हो गया। उन्होंने उसके बावजूद बहुत समझाने की कोशिश करी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं उनसे बात नहीं करूँगी, लेकिन हम छुप-छुपा के बात कर ही रहे थे। बोले कि मेरे हस्बैंड ने इस दौरान कई बार मुझसे पूछा कि तुम्हारी बात होती है क्या? तो मैंने मना कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो कॉल डिटेल्स निकलवा लेंगे। उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने कुछ दिन बाद कॉल डिटेल्स निकलवा के वो सारी मुझे दिखा दी। बोले कि इसके बाद मेरे हस्बैंड ने गुस्सा बहुत तेज उन्हें आया और ये बात उन्होंने उनकी पत्नी से भी कह दी। बोले कि उनकी पत्नी इतनी भली थी कि दोनों घर की इज्जत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करी, मुझे समझाने की कोशिश करी कि कुछ नहीं होगा, 2 घर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ना मेरे समझ में ये बात आई, ना उनके समझ में बात आई। वो तो और एग्रेसिव हो गए और उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, और अगर ये बात है तो मेरी भी जिद है, मैं उससे बात करना नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मैं बच्चों को छोड़ सकता हूँ, लेकिन उस लेडी को मैं नहीं छोड़ सकता। बोले कि इस बात ने भी मुझे स्पेशल फील कराया कि देखो, कोई मेरे लिए अपनी शादी भी दांव पे लगाने को तैयार है। बोले कि उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा फ़ोन ले लिया। इस बारे में मेरी बेटी को पता था, मेरी बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। इस बात का मेरी बेटी को जानकारी थी कि मम्मी और उन अंकल के बीच में कोई बॉन्ड है, उनकी बात होती है। अब उन्होंने मेरी बेटी के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाया और एक फ़ोन उन्होंने मुझे दिलवा दिया। अब मैं फ़ोन यूज़ करके वो सारा चैट्स डिलीट करके फ़ोन ऑफ करके रख देती थी। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि कोई इम्पॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट था, वो ढूंढते ढूंढते मेरे हस्बैंड ने वार्डरोब चेक करी और वहाँ वो मोबाइल मिल गया। फिर वो उस दिन तैश में आए और हाँ, हमारे पीछ हाथापाई हुई, मारपीट हुई और ये बात वहाँ तक पहुँच गई। उस समय हमने पूरा दिमाग लगा के ये डिसाइड किया कि नहीं, ठीक है, ये हमारा लास्ट है, एक चांस दे दो, इसके बाद कोई बात नहीं होगी। बोले इस बारे में मैंने मेरे दोनों बच्चों से बात करी कि अगर हम दोनों के बीच सेपरेशन होता है तो कौन कैसे रहेगा। तो बेटे ने क्लियर मना कर दिया कि मैं पापा और दादी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बेटी ने कहा
कि मुझे अंकल अच्छे लगते हैं, मुझे आपके साथ रहना है, तो मैं आपके और अंकल के साथ जाऊंगी अगर ऐसी कोई नौबत आई तो। बोले कि मैंने फिर अपनी बेटी को बोला कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और बोले कि तब से ही मेरे दिमाग में आ गया कि बस अब यहाँ से निकलना है। बोले कि उनके भी दिमाग पे जुनून था और मेरे भी दिमाग पे जुनून था। कुछ पैसा उन्होंने उठाया, कुछ पैसा मेरे पास था और कुछ जेवर मेरे पास था, तो वो ज्वेलरी और हम दोनों का पैसा हमने सारा इकट्ठा किया और पूरी प्लानिंग के मुताबिक मैं, मेरी बेटी और वो, हम तीनों एक दिन निकल लिए। एक नोट रख के छोड़ गए कि हम अपनी जीवन के जिम्मेदार खुद है और हम अपनी मर्जी के मालिक है और हम ऐसे रहना चाहते हैं और हमें ढूंढने का प्रयास ना किया जाए। बोले कि ये जब खबर मेरे पेरेंट्स तक पहुंची मेरे हस्बैंड से, तो मेरे हस्बैंड के फेवर में मेरे माता पिता ने क्लियर कहा कि वो जहां मरे मरे और उसको मरा हुआ मान लो, हम उसको कभी जीवन में शक्ल नहीं देखेंगे, हमारे लिए वो मर चुकी है, अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। बोले कि उसके बाद वहां क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हमें किसी भी तरीके से हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, ना उस लेडी ने किया ना मेरे पति ने किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि फिर हम एक नए शहर में आ गए, यूपी के एक नए शहर में आ गए, और जिस घर में हम रह रहे थे वो इनके जो नए साहब थे उनके ही कोई फ्रेंड था, उसका घर था। बोले कि शुरू में वो 2 रूम का कमरा, मैं अपना 3 मंजिल घर छोड़ के आई थी, वो 2 रूम का कमरा भी मुझे महल जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारी जीत हो गई, हमारे प्यार की जीत हो गई। जिस फील को मैं तरस रही थी अब वो 24/7 मुझे मिलेगी। तो बोले कि मुझे वो रूखा सूखा खा के भी बड़ा खुशी मिल रही थी। लेकिन समय के साथ साथ पैसा खत्म होने पे जब आया, तब हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, आए दिन हमारे बीच में विवाद होने लगे और झगड़े बढ़ गए। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब घर में ऐसे कब तक बैठूंगी, तो हमारे ही कॉलोनी में एक छोटा सा सैलून था, वहां मैंने जाना शुरू कर दिया। और मेरी बेटी जिसका 11th क्लियर था, उसको बोर्ड का एग्जाम देना था, लेकिन वो उसका 11th इन सारी चीज़ों में उसका पढ़ाई बीच में रुक गई थी। और मुझे ये था कि हालात सही हो जाएंगे, उसके बाद इसका 12th में एडमिशन करा देंगे, तो इससे पहले ये घर बैठेगी तो क्या करेगी, हाथ में हुनर ले लेगी। तो जिस कॉलोनी में मैं सैलून में मैंने जॉब लिया, मैं उनकी परमिशन से, उन मैम की परमिशन से अपनी बेटी को भी लेके वहां जाने लगी। बोले कि उस समय मेरी बेटी ने 18 कंप्लीट किया ही किया था और वो ऑब्जर्व करती थी, मैं काम करती थी, उसने भी काम सीखना शुरू कर दिया। हम दोनों साथ में जाया करते थे। तब तक मेरे हस्बैंड ने भी, जिनके घर में हम रह रहे थे, उनके साथ ही काम करना शुरू कर दिया था। बोले कि एक दिन मेरी बेटी की तबीयत खराब थी और उसने कहा कि आज मैं रेस्ट करूंगी, आज मैं सैलून आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे घर पे ही रहना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। उस दिन के बाद बोले कि मैंने नोटिस किया कि हर वो 2-3 दिन बाद बहाना बनाती और कोई ना कोई एक्सक्यूज देके वो घर पे रुकती। बोले मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन वो घर पे थी, तो ये साहब कहीं और का बता के गए थे कि मैं जा रहा हूँ और रात तक आऊंगा। बोले मैं सैलून निकल गई थी और बेटी मेरी घर पे थी। तभी मुझे ध्यान आया कि फोन की बैटरी लो हो रही है और चार्जर मेरा है नहीं। तो मैं चार्जर उठाने के लिए जब मैं घर आई तो अंदर से दरवाजा लॉक था। मैंने खूब दरवाजा पीटा और समय था तकरीबन 4:30-5 के आसपास, शाम का समय था। जब बहुत देर दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई खोला नहीं, तो मैं थोड़ा सा चिंता में आ गई और बोली कि मेरे दिमाग में ये बिल्कुल था ही नहीं कि इस तरह का मुझे कुछ देखने को मिलेगा। बोले बहुत खटखटाने के बाद जब गेट खुला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो दोनों के दोनों अंदर थे। अब जब मैंने तैश में आके सवाल जवाब किए तो दोनों ने ये प्रूफ किया कि मेरी छोटी बुद्धि है, मेरी गंदी सोच है, और दोनों ही उस परिस्थिति को नकार गए कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ है। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश करी, वो मुझ पे ही बोली कि आपकी सोच ऐसी है, आप ऐसी हो, आप इतना छोटा कैसे सोच सकती हो। बोले कि उसके बाद मेरा एक तरह से सुकून खराब हो रहा था। बोले कि मैंने फिर ये डिसाइड किया कि इस बारे में मैं मेरी जो ओनर हैं जिनके यहाँ मैं जॉब करती हूँ उनसे मैं राय जरूर लूंगी कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने बताया कि 3-4 दिन मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि मैं भी सैलून नहीं जा रही थी। मैंने बता दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अभी 2-3 दिन नहीं आऊंगी, और बेटी भी नहीं आ रही थी। तो बोले कि घर में पड़े पड़े मैं परेशान हो रही थी कि क्या करूं, तो कपड़े भी बहुत हो गए थे, तो मैंने सोचा कि एक साथ आज कपड़े धो लूं, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा। बोले कि जब मैं कपड़े उठा के लेके आई तो मेरी बेटी की एक गंदी जीन्स में प्रिकॉशंस के लिए जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो थी। बोले कि जैसे ही मैंने वो देखी तो मैंने मेरी बेटी से पूछा ये क्या है।
तो वो घबरा के बोली कि अरे नहीं, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी और अंकल ने ला के दी थी। बोले मेरे पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई और मैंने अपनी बेटी को बहुत मारा, बहुत मारा। उसके बाद जब मैं मेरी बेटी को मार रही थी, उसने रोते हुए उनको फ़ोन कर दिया और वो आए। अब वो मेरी बेटी का पक्ष लेकर मुझे मारने लगे। घर का माहौल पूरी तरह से नर्क हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी जो ओनर है उनसे बात करके आती हूँ और पूरी सिचुएशन बताती हूँ। तो बोले कि मैं बदहवास सी सीधे गई और सैलून पहुंची और उसके बाद मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा अपने आप को संभालूं, कुछ समझूं, आगे क्या करना है, कोई एक सही राय ले पाऊं। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, जब मैं घर वापस आई तो देखा घर में ताला लगा हुआ था और जब मैंने ताला तोड़वाया तो अंदर बेड पे एक नोट लिखा था कि मैं बालिग हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं अपना भला बुरा जानती हूँ और जिस तरह से आपको अंकल की अच्छाई से प्यार हुआ है, मुझे भी प्यार हुआ है और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। आपके जाने के बाद मैंने अंकल से क्लियर कहा कि दोनों में से एक को चुनना होगा और अंकल ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। वो बहन रोते रोते फ्लैशबैक में उन मोमेंट्स को याद करने लगी। उसने बताया कि मुझे याद है कि जब मैंने इस बात का ब्लेम अपने पति को दिया था कि तुम्हारी वजह से ये सब है, तुमने कभी मुझे स्पेशल फील नहीं कराया, तो उसके बाद धीरे धीरे उसका पति उसको ख़ास मौके पर स्पेशल फील कराने के लिए फ़ोटोज़ खिंचाने लगा था, स्टेटस लगाने लगा था। हमारे फैमिली के साथ वो कुछ ख़ास मौक़ों को प्लान करने लगा था जिसमें वो हमारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, हमें मूवी ले जाए। लेकिन उसके वो सच्चे प्रयास मुझे दिख नहीं रहे थे क्योंकि मैं उस व्यक्ति के प्रेम में अंधी थी। मैं हर भावुक महिला को ये बोलना चाहूँगी, शब्द कड़वे हैं, बहुत सारे पुरुष ऑफेंड भी हो सकते हैं, लेकिन सत्य ये है कि कहा जाता है कि एक भावुक स्त्री एक पुरुष के प्रेम में बिस्तर तक इस उम्मीद से पहुँचती है कि शायद उसे सच्चा प्रेम मिले, लेकिन एक पुरुष प्रेम में इसलिए जाता है क्योंकि उसे उस महिला को बिस्तर तक ले जाना है। विचार कीजिए। और अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति में हैं तो पूरी ज़िंदगी इस रिग्रेट में बिताने से कि काश मैं उस समय समझ गई होती, काश मैंने ये निर्णय ना लिया होता, तो उस काश से बचने का ये एक सही समय है। विचार करें और अपने जीवन को संवारें। और जो वो स्पेशल फील है, वो स्पेशल फील तब आएगी जब आपके भीतर जो पोटेंशियल है उसको आप अपना बेस्ट वर्जन बनाने में लगाएं, अपने आप को एक सही दिशा में, इस ऊर्जा को, इस अच्छाई को सही दिशा में जब आप लगाएंगी तब आप अपने आप ख़ास हो जाएंगी। आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।